Hello and welcome learners. In this video we are going to discuss about green skills related to class 10th healthcare and IT. इसमें हम environment के बारे में पढ़ेंगे, उसका conservation के बारे में और कौन से factors हैं जो ecosystem में imbalance create कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम discuss करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। We cannot imagine our lives बिना environment के जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके बिना हम अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकते। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस कंप्राइजेज एनवायरनमेंट। जो भी चीज़ हमको सराउंड्स करती है, ठीक है, हमारे चारों तरफ है, वही उसी को एनवायरनमेंट कहा जाता है। लिविंग बींग्स हों, चाहे फ्लोरा और फोना हो। फ्लोरा का मतलब जो पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज होती हैं एक एरिया की, फोना एनिमल्स से रिलेटेड है। इवन नॉन लिविंग थिंग्स, वेजिटेशन, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें मिलकर एनवायरनमेंट बनता है। ईच ऑफ दीज अफेक्ट्स अस इन वन वे और अदर वे, और ये हमें चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। एंड इन टर्न आवर एक्शंस ऑल्सो हैव अ डीप इम्पैक्ट, और हमारे जो एक्शंस हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो इन पर डीप इम्पैक्ट डालते हैं। लार्जली कॉल्ड एज एनवायरनमेंट, जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। कि इन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सभी चीज़ों से, जो लिविंग थिंग्स हैं, फ्लोरा एंड फौना है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वेजिटेशंस हैं, क्लाइमेट है। अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखें क्या एनवायरनमेंट का क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन है द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर नेचुरल सराउंडिंग्स इन विच वी लिव और एग्जिस्ट। जहां हम रहते हैं उसकी सराउंडिंग्स, एंड कंसिडर इन रिलेशन टू देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और वेदर कंडीशंस। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। तो सोसाइटी जो समाज है हमारा, और एनवायरनमेंट पर्यावरण, उसके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। द सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। तो सोसाइटी किस से मिलकर बनती है? लोगों का जो ग्रुप है, जो एक साथ रह रहे हैं एज ए कम्युनिटी, चाहे एक विलेज हो, सिटी हो, टाउन हो, या कोई स्टेट हो, या पूरी के पूरा देश या कंट्री हो। इट इज दीज ग्रुप ऑफ पीपल विद देयर ओन सेट ऑफ आइडियोलॉजीज एंड बिलीव्स दैट अफेक्ट द एनवायरनमेंट। और उनकी जो विचारधारा, उनके जो बिलीव्स होते हैं, जो विश्वास होते हैं, और उनकी जो आइडियोलॉजी होती हैं, वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ग्रुप ऑफ पीपल जो सोसाइटी में रह रहे हैं, एक कम्युनिटी ये बिलीव करती है कि जो रिवर्स हैं वो पवित्र होती हैं, सेक्रेड होती हैं, तो वो उसी तरीके से एक्शन करेंगी, उसी तरीके से रिवर्स को ट्रीट करेंगी। तो वो रिवर्स को पॉल्यूट करने के बारे में नहीं सोचेंगी, क्योंकि वो उन्हें पवित्र मानते हैं, और किसी भी चीज़ को जिसको हम सेक्रेड समझते हैं, तो हम उसको पॉल्यूट नहीं करेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ऐसी ही प्रैक्टिस करेंगे और सपोर्ट करेंगे, उसी तरह के एक्शंस हम लेंगे। दूसरा इन्होंने बताया, इफ अ ग्रुप पीपल बिलीव करता है कि किलिंग ऑफ एनिमल इज हीनस क्राइम। ठीक है, अगर बुरी बात है, बहुत अपराध है, बहुत बड़ा, किलिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को मारना, तो जो ये इस तरह के आइडियोलॉजी के लोग हैं, इस कम्युनिटी के जो लोग हैं, विल रिफ्लेक्ट इट। तो इसी चीज को वो रिफ्लेक्ट करेंगे किसमें? अपने बिहेवियर में। एंड शेपिंग देयर रिलेशनशिप, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उनका रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ होगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट भी हो सकता है, अगर वहाँ के लोग बहुत लालची हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ग्रीडी हैं, तो फिर वो ये नहीं देखेंगे कि रिवर्स को नुकसान हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, या प्लांट स्पीसीज जो हैं वो खत्म हो रही हैं, वो तो उनको मारेंगे, उनके एनिमल्स के दांतों को बेचेंगे, उनकी स्किन्स को भी सेल करेंगे। ठीक है, चाहे उनको इसके कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, या कितना भी नुकसान उठाना पड़े आने वाली जनरेशन्स को। तो ये रिलेशनशिप ये यहाँ पर दिखा रही हैं। एज सेड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बता रहे हैं जैसा कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होता है। ये लगभग न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह लगता है। द सेम इज दिस ट्रू इन केस ऑफ द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। तो इस ये चीज यहाँ पर भी सही साबित होती है, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बीच में भी, या इस केस में भी। टू फुलफिल आवर ग्रीड वी आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज। अपनी नीड को, अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उनको यूज ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि मिसयूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। वाइल नेचर हैज इट्स ओन वे टू शो इट्स फ्यूरी। और नेचर भी कभी कभी हमें अपनी फ्यूरी दिखाती है, गुस्सा दिखाती है। कभी अर्थक्वेक्स आते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, कभी और दूसरी नेचुरल डिजास्टर्स आ जाती हैं। ठीक है,
Hence it may be concluded that both society and environment are interdependent and cannot exist in isolation. और ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट जो हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, निर्भर करते हैं, और अकेला ना तो एनवायरनमेंट रह सकता है ना सोसाइटी रह सकती है। दैट मीन कि सोसाइटी एनवायरनमेंट के बिना नहीं रह सकती और एनवायरनमेंट सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता। नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोसिस्टम एंड फैक्टर कॉजिंग इम्बैलेंस। इकोसिस्टम एंड फैक्टर्स कॉजिंग इम्बैलेंस के इकोसिस्टम क्या है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज कॉज्ड व्हेन नेचुरल और मैन मेड डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम का जब बैलेंस चाहे नेचुरल या मैन मेड तरीके से डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है, उसी को इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहा जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस इन कॉजिंग इकोलॉजिकल, और इसमें मैन मेड डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए। किस तरीके से हैं, कौन से वो मैन मेड डिस्ट्रक्शंस हैं, वो हम नीचे देखेंगे। नंबर 1 दिया हुआ है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जो जंगलों का अंधाधुंध काटा जाना है उसको कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे बढ़ रही है तो हमें शेल्टर की भी जरूरत है, घर बनाने के लिए स्पेस चाहिए। टू ओवरकम दिस चैलेंज, ज़्यादा से ज़्यादा हिली रीजन्स हों चाहे प्लेन रीजन्स हों, जो है पेड़ काटे जा रहे हैं। ऑल्सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द लाइफ स्टाइल लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कट। लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। विद इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हमारे सामने है। मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स खत्म हो चुकी हैं या फिर वो खत्म होने की कगार पर हैं। तो ये डिफॉरेस्टेशन नंबर 1 फैक्टर है जिससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। नंबर 2 है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल इरोजन। लैंड का डिग्रेड हो जाना, उसकी क्वालिटी का, सॉइल जो है उसकी टॉप लेयर का रिमूवल, उसको कहते हैं सॉइल इरोजन, जिससे वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं बचती है। फिर डिफॉरेस्टेशन हैज़ ऑल्सो गिवन राइज टू प्रॉब्लम लाइक सॉइल इरोजन। तो डिफॉरेस्टेशन से ही ये प्रॉब्लम डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल इरोजन उभरती है। एंड डिग्रेडिंग क्वालिटी ऑफ लैंड, लैंड की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल घटिया होती जा रही है, खराब होती जा रही है, क्योंकि पेड़ जो हैं वो लैंड और सॉइल की क्वालिटी को भी अच्छा बनाकर रखते हैं। द पुअर क्वालिटी ऑफ लैंड एंड सॉइल इज रिजल्टिंग इन राइजिंग हेल्थ कंसर्न्स, और इससे ही जो हेल्थ कंसर्न्स हैं वो राइज कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। एंड इट इज ऑल्सो लीडिंग टू प्रॉब्लम्स फॉर हर्बीवोर्स एनिमल्स के लिए, और वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो तो प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, शाकाहारी जो हैं, और प्लांट जो हैं वो सॉइल और लैंड पर ही उगते हैं। अगर सॉइल अच्छी नहीं है, फर्टाइल नहीं है, तो वो नहीं होंगे और वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। थर्ड रीज़न है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करना, अत्यधिक यूज़ जो है उनका, ठीक है, इस्तेमाल, उसको कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। टू सेटिस्फाई आवर नीड्स वी आर नॉट ओनली यूजिंग द रिसोर्सेज available to us but we are exploiting them as well. We generate tons of waste due to over uses of resources. अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम सिर्फ उन्हें यूज़ ही नहीं कर रहे हैं बल्कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। बहुत सारा वेस्ट मटेरियल वहाँ से निकलता है और जिसकी वजह से फ्रेश एयर में हमारा खुद सांस लेना बहुत डिफिकल्ट हो गया। द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर एडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, और इससे डिग्रेडेशन ऑफ लैंड खासतौर से अर्बन सिटीज़ में ये इसको भी बढ़ावा देता है। द नेचुरल रिसोर्सेज दैट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे तो है नहीं कि 1-2 साल में ही, जो फॉरेस्ट हैं वो 1-2 साल में ही उगाए हैं या ग्रो हो गए हैं, या फॉजल फ्यूल्स हैं वो भी, तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में लगते हैं इनको बनने में। आर बीइंग यूज्ड एट अ रैम्पेंट, और इतनी तेज़ी से हम यूज़ कर रहे हैं इनको, ठीक है। दैट इज़ नॉट ओनली कॉजिंग पॉल्यूशन, इससे सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं हो रहा है बट विल मेक द लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, लेकिन आने वाली जो जनरेशन्स हैं, अपकमिंग जनरेशन्स हैं, उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन रही है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, द राइजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न दीज डेज। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लग रही हैं जिनसे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इज नॉट लिमिटेड टू एयर, और ये सिर्फ एयर तक ही लिमिटेड नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री नियर द रिवर्स, ये वाटर पॉल्यूशन भी है, इनसे बहुत सारा जो है वाटर वेस्ट भी निकलता है और सीधा डिस्पोज डायरेक्टली कर देते हैं ये बाहर।
सम इंडस्ट्री ऑल्सो डम्प देयर वेस्ट इन लैंडफिल्स, और कुछ अपने वेस्ट को जो है लैंडफिल्स में जो है दबा देती हैं, माउंटिंग टू इंक्रीज लैंड पॉल्यूशन, और इससे लैंड पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन भी हो रहा है, और एयर पॉल्यूशन तो हो ही रहा है इंडस्ट्रीज से। नेक्स्ट जो है वो है फैकल्टी माइनिंग प्रैक्टिसेस, जो माइनिंग है और ई वेस्ट जनरेशन जो है, ये दो फैक्टर्स और हैं जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। फैकल्टी माइनिंग प्रैक्टिसेस, लार्ज स्केल माइनिंग हैज कॉज्ड कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड फॉरेस्ट टू बिकम स्टॉक यार्ड्स। जो एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं या फॉरेस्ट हो सकते हैं, वहाँ पर माइनिंग कर 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 वो बिल्कुल बेकार हो गई है। ठीक है, वो स्टॉक यार्ड बन गए हैं, रेलवे ट्रैक्स हो गए हैं, रोड बना दिए गए हैं वहाँ पर। एंड नॉट ओनली दिस, माइनिंग डस्ट, और जो ये माइनिंग डस्ट होती है ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ एयर, हमारी जो एयर है उसकी क्वालिटी को बहुत घटा देती है, एयर पोल्यूशन करती है। एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ माइनिंग वेस्ट जो है, उससे जो इसका डिस्पोजल ढंग से नहीं होता है माइनिंग वेस्ट का, उससे लैंड भी डिग्रेड होती है। लास्ट पॉइंट है ई वेस्ट जनरेशन, एडवांस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स हैड गिवन अ राइज टू लॉट ऑफ ई वेस्ट जनरेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, जिसको ढंग से हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है और इवन बन ही रहा है अगर देखा जाए। खैर, ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनसे इम्बैलेंस हो रहा है, तो इनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसके बारे में नीचे बताया गया है। कंजर्वेशन के बारे में, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज कैन लार्जली बी सीन, ये नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड, लैंड में देखा जाए तो सॉइल और फॉरेस्ट, एंड एनर्जी, ये चारों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। इन द प्रिवेलेंट टाइम वेयर पॉल्यूशन लेवल हैव राइजन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग हेल्थ हजार्ड्स, कंजर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, और इस चीज जो भी हमने ऊपर समस्याएं देखी हैं, इनसे निपटने के लिए हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा इन रिसोर्सेज का। तो नंबर 1 देखते हैं, एयर कंजर्वेशन एट माइक्रो लेवल, बड़े लेवल पर, मिनिमाइजिंग द रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स एंड ग्रीन हाउस गैसेज को बाय द इंडस्ट्रीज, ये मिनिमाइज करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा या कम से कम करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज में से जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं या ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं। ठीक है, जिससे हमारी फ्रेश एयर जो है वो कंजर्व हो सके। एवरी इंडिविजुअल कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट, हम सब लोग, हर एक इंडिविजुअल भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे, बाय अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली वेज हम यूज़ करें, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए हमें, जो कार है, ट्रेन है, मेट्रो है, कार पूलिंग करनी चाहिए, अकेले ना जाकर और कई लोग एक साथ जाएं अगर वहीं सेम डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई व्हीकल्स जो हैं उनका यूज़ करें या सीएनजी का यूज़ करें, व्हीकल्स दैट रन ऑन नेचुरल गैसेज। ठीक है, पेट्रोल, डीजल वो तो अभी वैसे भी इतने महंगे हैं। पॉल्यूशन चेक एंड मेंटेनेंस, व्हीकल्स जो हैं उनको अच्छा रखें, उनके जो इंजन को है, ठीक है, उनका पॉल्यूशन चेक कराते रहें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस तरीके के जो हम इको फ्रेंडली वेज को अगर एडॉप्ट करेंगे तो इससे एयर कंजर्वेशन होगा। यूज़ ग्रीन वेज को भी यूज़ किया जा सकता है कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग करने में और हाउसेज में। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन, पानी की जो कमी है वो तो जग जाहिर है, सबको पता है कि कितना जो फ्रेश वाटर है उसकी कितनी स्कार्सिटी है। हैज़ कॉज इंटरनेशनल एजेंसी, और एजेंसीज इस पर बहुत इमीडिएटली एक्ट कर रही हैं। वाइज यूजेज ऑफ वाटर नीड ऑफ द आवर है, पानी का बुद्धिमानी से यूज़ करना आज की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है। इसमें आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हमें अपनाना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कि इंडस्ट्रीज़ में लगने चाहिए। डायरेक्ट आप सीधे उन्हें भेजेंगे तो वो रिवर और उसमें वाटर को पॉल्यूट करेगा, इसलिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वहाँ पर लगाए जाने चाहिए इन कंजर्विंग वाटर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। जुडिशियली यूजिंग वाटर इन आर डे टू डे लाइफ, और वाटर का डे टू डे लाइफ में भी जो है हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, जैसे कि यूजिंग वाटर एरिएटर्स इन टेप्स शेल ऑल्सो प्रिजर्विंग वाटर, कॉरस्पॉन्डली ensuring that marine life is not disturbed due to improper waste management। जो मरीन लाइफ है, समुद्री जीव जो हैं, अगर आप उसमें ई वेस्ट जो वेस्ट है वाटर का उसे प्रॉपरली नहीं करेंगे तो वो भी, उन पर भी खतरा आ जाएगा। लैंड कंजर्वेशन है, उसके बाद कंजर्विंग लैंड मीन्स प्रमोटिंग अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का जवाब है अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल पेड़ लगाए जाएं। डिस्करेजिंग डिफॉरेस्टेशन फॉर मटीरियल बेनिफिट, दिस विल हेल्प प्रमोट अदर लाइफ फॉर्म्स टू सर्वाइव, तो फ्लोरा फौना है वो भी बढ़ेगा इससे, और जिससे एक बैलेंस मेंटेन रहेगा इकोसिस्टम में। सेकंड चीज़ है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना। मोस्ट ऑफ द हेल्थ कंसर्न्स टुडे आर ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ फूड, तो सॉइल की क्वालिटी के
इम्प्रूव करने के लिए देखिए आजकल देखेंगे आप सेव सॉइल करके, जो जग्गी वासुदेव हैं उन्होंने बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक अभियान चलाया हुआ है, उस कैंपेन का नाम है सेव सॉइल। ठीक है, तो उसी को लेकर यहाँ पर भी है, तो इससे रिलेट कर सकते हैं आप। द लैंडफिल्स एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स इन रिजल्टिंग इन पुअर क्वालिटी ऑफ क्रॉप लीडिंग टू मेजर हेल्थ कंसर्न्स। तो इससे जब उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है, फर्टाइल नहीं होती हैं, तो फूड और जो पुअर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स हैं उनसे मेजर हेल्थ कंसर्न्स भी होते हैं। द नीड ऑफ द आवर, आज की ज़रूरत क्या है, टू मैनेज आर वेस्ट, अपने वेस्ट को हमें मैनेज करना है, कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 4R एंड 1U। 4R क्या है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, और 1U क्या है, अपसाइकल। याद रखिएगा, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर था उसमें इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दिया हुआ भी था। तो 4R क्या है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, दैट्स इंपॉर्टेंट। अपसाइकिल नई चीज है, ये आपने नहीं सुना होगा, इसका क्या मतलब है। अपसाइकिल इज अ न्यू कॉन्सेप्ट वेयर इन ओल्ड यूज्ड मटेरियल, पुराना यूज्ड मटेरियल उसको मॉडिफाई करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, इज क्रिएटेड टू शेयर द नीडी और इंटरेस्टेड पीपल, जिसके जरूरत है उसके साथ फिर शेयर किया जाता है। सेग्रीगेटिंग द वेस्ट एट सोर्स, और वेस्ट मटेरियल है उनको भी अलग अलग करना है, ये नहीं कि हर तरह के, चाहे गीला कचरा है या सूखा कचरा है या ई वेस्ट है, सबको मिला दें उसमें। जैसे ड्राई वेस्ट है, वेट वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, ई वेस्ट है, इन सबको सेग्रीगेट करें, अलग अलग करें एट सोर्स, जहाँ से निकल रहे हैं, जिससे वेस्ट मैनेजमेंट ईजियर हो जाए, आसान हो जाए। और लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। वी यूज अ लॉट ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू फिलफिल आर डेली नीड्स। बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को हम एनर्जी के यूज़ करते हैं अपनी डेली नीड्स के लिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स कंजर्व दीज रिसोर्सेज, इन्हीं रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना है और अल्टरनेटिव सोर्स को यूज़ करना है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की जगह रिन्यूएबल, जैसे कि विंड, सोलर या वेव एनर्जी। यूजिंग दीज मीन्स ऑफ एनर्जी विल प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग एंड विल इंश्योर दैट अदर रिसोर्सेज आर अवेलेबल। और ये बाकी के रिसोर्सेज जो हैं, खासतौर से फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, इनका यूज़ ना करते हुए विंड, सोलर, वेव, ऐसी इन एनर्जी फॉर्म का हमें यूज़ करना है, जिससे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये अवेलेबल रहे। यूजिंग एयर कंडीशन विद डोर क्लोज, एयर कंडीशन कम से कम यूज़ करें, डोर वगैरह को सब बंद करके करें। नॉट कीपिंग द रेफ्रिजरेटर की डोर को बंद रखें, ज़्यादा लंबे समय तक उसे खुला ना रखें। कीपिंग द लाइट्स एंड फैंस को बंद रखें जब उनका यूज़ नहीं है, वाइल नॉट इन यूज़। अर्थ आवर भी सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें 1 घंटे के लिए लाइट्स बंद रखते हैं जो भी नॉन एसेंशियल है। और स्विचिंग ऑफ मेन प्लग्स, टीवी, ये सारी चीज़ें हम करके एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, कार पूलिंग, ये ऊपर भी बताया गया था। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो प्रैक्टिस हैं जिनको हम अडॉप्ट कर अपनी डेली लाइफ में कंजर्व कर सकते हैं एनर्जी को। अब ग्रीन स्किल्स में जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका ग्रीन इकोनॉमी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि ग्रीन इकोनॉमी और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रीन इकोनॉमी क्या है, इट्स अ बायोलॉजिकल इकोनॉमी होती है दैट इज कंसर्न विद रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग्स, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, वेस्ट एंड लैंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसको हम कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी या बायोलॉजिकल इकोनॉमी। दिस वुड मीन दैट विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स, हमें अपनी नीड भी पूरी करनी है, अपनी इकोनॉमी को भी चलाना है, ट्रेड भी करना है, बिजनेस भी करना है, इंडस्ट्रियां भी लगानी है, डेवलपमेंट भी करना है, बट जो हमारा एनवायरमेंट है, इकोसिस्टम है, उसे कम से कम नुकसान पहुंचाना है इस तरीके से। अकॉर्डिंग टू यूएनईपी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ग्रीन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज लो कार्बन, कम से कम कार्बन, रिसोर्स इफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव। ध्यान रखिएगा इस डेफिनेशन को, यूएनईपी के द्वारा दी गई है ग्रीन इकोनॉमी की है। इन अ ग्रीन इकोनॉमी, ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम आर ड्रिवन बाई public and private investment into such economic activities, infrastructure, asset that allow reduce, मतलब कार्बन इमिशन कम होता है, पॉल्यूशन कम होता है, एनहेंस्ड एनर्जी एंड रिसोर्सेज जो है वो इफिशियंटली उन्हें यूज किया जाता है, जुडिशली यूज किया जाता है। ठीक है, एंड प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को रोका जाता है, इसके लॉस को, एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। दीज ग्रीन इन्वेस्टमेंट नीड टू बी enabled and supported through targeted public expenditure, policy reforms, change in taxation and regulation. Green economy will help maintaining resources for present use as well as for generations. अब फ्यूचर जनरेशन जो हैं उनके लिए भी एक तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है उसी से ये जुड़ा हुआ है। ग्रीन इकोनॉमी विल ऑब्जर्व लेस हेल्थ कंसर्न्स
प्रमोट हेल्दी लाइफ स्टाइल विद यूज ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी टू ग्रो। तो ये है ग्रीन इकोनॉमी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो दैट्स ऑल अभी के लिए। थैंक यू सो मच।